बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे? मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में शादी हो रही है और मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ। और वो जो कहते हैं ना, शादी अटेंड कर करके मेरा कीमा निकल गया। लेकिन आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, स्टार तो है लेकिन प्रॉपर एक पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि एज अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज अ ब्रिलियंट राइटर। आई मीन, मीडिया इंडस्ट्री में जब इन्होंने एंट्री मारी है तो ऐसी मारी है कि मतलब सब हक्का बक्का रह गया कि ये लड़का, ये बंदा, ये कहाँ से आया, इसने क्या किया और कहाँ से कहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जल्दी पहुँच गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह का कुछ खास करम होता है। इंटेलेक्चुअली भी बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ मीडिया से रिलेटेड गुफ्तगू नहीं करते। आप किसी भी टॉपिक पे इनसे बात कर लें, माशाल्लाह इनके पास नॉलेज है। उसके साथ साथ एक्टिंग की अगर बात करें तो इनकम्पेरेबल। और अब रिसेंटली इनका एक ऐसा कुछ ही हफ्तों में इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट मंजर आम पे आने वाला है जिसका प्रोमो लोग देख के अगर कहें कि हक्का बक्का रह गए हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। तो हमने सोचा कि उनसे मिलाने से पहले उनके पीठ पीछे ऐसे खड़े होके हम बात करेंगे। और वैसे तो तारीफ पीठ पीछे ही करनी चाहिए, मुंह पे करो तो मसला हो जाता है, इसलिए हमने कहा आप पीछे हो जाए। अच्छा, वो मुझे डांस भी कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, और पता नहीं किसको एक प्रेम पत्र लिख रहे हैं। हमने कहा कि शुरू करते हैं न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन से, बिकॉज परसों डे आफ्टर टुमारो 1 जनवरी है 2022। बड़ी उम्मीदें, बड़ी होप्स, बड़ी ड्रीम्स लेके ये साल आ रहा है। अब हमारा होगा क्या अगले साल ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन 2020 एंड 2021 सब के लिए एक बड़ा टफ ईयर रहा है। दुआ है कि एक पॉजिटिव एंड हो इस साल का और एक उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव स्टार्ट हो अगले साल का। सो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, क्योंकि हम थीम इस हफ्ते की लेके चल रहे हैं, तो हमारे बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट की न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है ये हम इनसे जानेंगे। बाय द वे, सुबह सुबह आते ही इनसे पूछा चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे? कुछ नहीं पीऊँगा, कहते मैं मिल्क शेक पीऊँगा। हमने भी फिर मिल्क शेक बरामद कर दिया। वो कितना बदजायका है वो एक सेपरेट इशू है। मिलते हैं बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अमेजिंग यासिर हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं तो सुबह सुबह जो आप आई हैं, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। सुबह सुबह जो आप आई हैं पिछले 5 मिनट पहले, मैं पूरे 3.5 मिनट पहले, 5 मिनट क्यों कह रहे हो, 3.5 मिनट पहले आई हूँ। क्यों इतना क्रेडिट दे रहे हो? इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह शदीद चुस्त के हम सुबह से आए हुए हैं। हम सुबह, हाँ बाय द वे 9:15 के हम पहुंचे हुए हैं। जब मुझे सुबह ये मैसेज मैंने पढ़ा, मैंने कहा चला आजा फिर। कितनी बुरी हूँ ना मैं। एक तो हर वक्त एक मस्ती और एक वो पंगे का एलिमेंट मेरा चल रहा था। अच्छा, ये क्या लिखा है हमने यहाँ से, क्या लिखा है ये? मैं तो अभी और लिख रहा था लेकिन आपने मुझे रोक दिया। मैंने लिखा है जी, नए साल में मैं मजीद सच बोलूंगा। नहीं प्लीज नहीं यासिर, किसी से नहीं डरूंगा सिवाय अल्लाह के। हाँ ये ठीक बात है। जो लोग मुझसे नाराज हैं वो दोबारा सोच लें। अच्छा, ये नहीं कि जो मुझसे नाराज है सॉरी, दोबारा सोच ले, क्योंकि कसम से मेरी कोई गलती नहीं है और मैं कोशिश करूंगा कि इस शो में दोबारा आऊँ। दोबारा आपने आना है क्योंकि जब हमारी मूवी रिलीज होने वाली होगी जिसका नाम है जावेद इकबाल, तो आई वांट के हम उस पर प्रॉपर जो है ना पूरी कास्ट के साथ गुफ्तगू, ये वो 28 जनवरी I'm so, and by the way, I'm going to the premiere also. मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दी क्योंकि मुझे ऑनर कर देती हूँ, फिर मुझे लगता है मैं अपना आप फंसा देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह दिया है। बट आई वांट टू बी देयर एंड आई नो कि आप लोगों का प्लान है कि आप जिधर जिधर अपना प्रीमियर कर रहे हैं वहाँ के सब आर्टिस्ट को बुलाएंगे, स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। इसके पीछे क्या सेंस है? लोग यूजुअली कहते हैं कि जो आजकल इन है और जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, सिर्फ उनको बुलाना है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जिनकी है ना, असल में मैंने फिल्में हमेशा रेशम को, मीरा को, रीमा जी को, साइमा जी को, इन लोगों को देखा है, सैयद नूर साहब, शान साहब, सऊद, मोहम्मद राना। इन लोगों को आगे फिल्म देखनी चाहिए। इनका कमेंट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। बिल्कुल। बट जो आपने अब फिल्म की है ये वाली, इसको देख के हो सकता है कि लोग आपसे कोई वास्ता ताल्लुक ना रखना चाहें। उसके बाद आपको पता है ना, हम एक बहुत ही प्यारा सा नेशन है जहाँ पे हम लोग कैसे बोलूं,
कि जब हम दफा करिए, किसी का बात ना कैरेक्टर जब हम कैरेक्टर देखते हैं स्क्रीन पे तो हम उसको एक्चुअली वही समझ लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है जिसका नाम है यासिर हुसैन, जिसकी बीवी है, बच्चा है, जिसकी एक माशाल्लाह बड़ी नॉर्मल सी जिंदगी है। वो कहते हैं कि ये वही है। जैसे कि अक्सर लोग आपसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप मजाक करोगे उनके साथ। हाँ। ये सच नहीं होता, मगर कुछ लोग नहीं कहते, और वो कामयाबी नहीं है आपकी अगर वो नहीं कह रहे तो। अगर जावेद इकबाल के बाद लोग मुझसे नफरत करेंगे तो ये मेरी कामयाबी है। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद काम कैसे करोगे? काम मिलेगा भी कि नहीं? बिकॉज इट्स अ वेरी हार्डकोर स्टोरी। खैर उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। मूवी के अलावा क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। मूवी के अलावा मैंने एक ड्रामा डायरेक्ट किया है, मेरा पहली डायरेक्शन है वो, कोयल उसका नाम है। दैट इज अमेजिंग। यानी कि अब हर काम कर लेना है हमने, वन मैन शो। नहीं, मुझे शौक है मुख्तलिफ काम करने का। सिर्फ अदाकारी नहीं मुझे समझ आती। मैं कभी भी इंडस्ट्री में हीरो बनने नहीं आया था, मुझे शुरू से शौक नहीं है इस चीज़ का। और मैं कोशिश लोगों ने तो ज़बरदस्ती बना ही दिया ना आपको। हाँ, वो ज़बरदस्ती नहीं बनाया, अपनी ख्वाहिश भी होती है, लेकिन वो भी करके देख लिया। तो अब जिस कैरेक्टर में, हाँ, जिस चीज़ में मार्जिन होगा ना क्रिएटिविटी का, मुझे वो करने का ज़्यादा शौक है। लेकिन व्हाट इज़ योर ड्रीम? आपका ख्वाब क्या है ये मैं जानना चाहूँगी ब्रेक के बाद। हम इस गुफ्तगू में बल्कि नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने मूड चेंज कर लिया। जो हर वक्त आपका एक स्टैंडर्ड सवाल है, यहाँ से तुम्हारी इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों आती हैं, तो आप ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या करना चाहते हो, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं। तन्हाई में वो कौन से आए बैठते हैं, जरा हम अपनी गप भी लगा लेते हैं। आपके अंदर मुझे लग रहा है समीना जी उतर रही हैं। मेरे अंदर बहुत से लोग उतर जाते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। यू नो व्हाई? बिकॉज द पॉइंट इज लोग भूल जाते हैं कि जब इस लेवल का कोई स्टार होता है तो उसकी एक अपनी एक लाइफ, एक 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 एक, एक रूटीन, मतलब सुबह उठ के क्या करते हो। कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठ के बिस्तरे से छलांग मारते हैं। मेरा जैसा बंदा होता है उसको 15-20 मिनट चाहिए होते हैं दिमाग को रीट्यून करने के लिए, और मेरे ऊपर बच्चे चढ़े होते हैं बहुत से। सो यू नो हर बंदे का एक डिफरेंट सिलसिला होता है। सुबह क्या उठे, क्या रूटीन में किया, वो कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन निगोशिएबल हैं, जो करनी ही करनी है दिन में, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो जबरन करते हो। ये चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ आपके बारे में। सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ, एक तो मैं बहुत जल्दी उठता हूँ। आज भी मैं, मुझे एहसास हो गया, 6:30 बजे उठ गया था। और सोते कितने बजे हैं आप? मेरी कोशिश होती है जल्दी सो जाऊं, लेकिन 11 फिर भी बज ही जाते हैं। ओके। लेकिन मेरा अगर दिल हो तो मैं 9 साढ़े 9 सो जाऊं। ओके। सोते जल्दी हैं, उठते जल्दी हैं, फिर ये जो पूरा दिन आपके पास होता है, बिकॉज आप तो अपने दिन को यूटिलाइज करते हैं, लोग तो दोपहर को उठ के फिर अपने बाकी के टाइम को, ये जो दिन पूरा होता है, व्हाट डू यू डू इन दैट? अगर तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, छुट्टियों पे हूँ, तो मुझे घर में रहने का बहुत शौक है। मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहता, मैं कहीं बाहर जाके खाना नहीं खाना चाहता। मैं घर में वो जो मी टाइम होता है ना, वो इन्जॉय करना चाहता हूँ। अब तो बच्चे के साथ लगे रहते हैं, और इकरा भी घर होती है तो उसका भी है, वो भी नहीं बाहर जाना चाहती। हाँ, वो खाने के टाइम बाहर जाना चाहती है। हर मील पे उसका दिल होता है कि बाहर से या तो खाना आए या हम बाहर जाएं, बाकी वो भी नहीं बाहर जाना चाहती। हम दोनों बिल्कुल उस तरह से सोशल हैं। कोई हमारे घर आ जाए, हम बहुत सोशल हैं। हम किसी के घर चले जाएं तो बहुत है, लेकिन वैसे हम घर पे ही रहना चाहते हैं दोनों। तो एक बार, अच्छा, द पॉइंट इज बिकॉज अब जब आप लोगों की शादी भी हुई ना, तो पीपल थॉट दैट यू आर गोइंग टू बी दैट टिपिकल ग्लैमरस कपल जो हर जगह हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग लगती है ये बात कि आप लोगों ने अपने आप के ऊपर फोकस किया है ज़्यादा, अपने रिश्ते को अब मजबूत बनाने पे। हाँ, मुझे शादी के वक्त मुझे लगा था कि यार, मैंने देखा है मीडिया में थोड़ा सा डिवोर्स रेट बढ़ गया हुआ है। दुनिया में बढ़ गया, दुनिया में ही बढ़ गया। तो मुझे था कि वो शायद उसकी वजह ये है कि हम शादी करते साथ ही जॉब से सिर्फ उतनी छुट्टी लेते हैं जो वो देते हैं आपको, कि जितनी उन्होंने छुट्टी दी है बस उतनी आपने ली। आपने खुद कोशिश भी नहीं की कि यार दफ़ा करो, छोड़ देते हैं कुछ हफ्ते के लिए। और इतने पैसे, इतनी सेविंग्स हर इंसान के पास होती है कि वो कुछ टाइम गुजार ले, अपना मी टाइम गुजार ले। तो फिर हम दोनों ने काम छोड़ दिया था, तकरीबन साल तो हमने घूमे फिरे बहुत और टाइम गुजारा, तो वो बड़ा ज़रूरी था। और अभी भी यही, हम कम काम करते हैं, बहुत दोनों ही कम नज़र आते हैं अपने। इसी व्यूअर्स, यही तो बात है जो हम अक्सर कहते हैं, अगर घर की फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो उस घर पे आप कितनी बड़ी, कितनी आलीशान, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, घर की जगह एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, वो लास्ट नहीं करेगी, वो गिर जाएगी। इसीलिए तो अपनी फाउंडेशन जो है, जो नींवें जिसे हम कहते हैं, उन्हें मजबूत रखना बहुत इम्पोर्टेंट है।
लेकिन यासिर हुसैन की नीयत जो है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो फाउंडेशंस किसने लेकी, कौन से ऐसे लोग थे जो इनकी ज़िंदगी में बड़े सिग्निफिकेंट रहे हैं, और क्या लाइफ लेसन्स हैं जो अभी जो मुख्तसर से जितनी ज़िंदगी जी है उसमें वो सीखे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे। मैंने तो किताब नहीं लिखी व्यूअर्स, लेकिन यकीनन ये मेरा 100% बिलीफ है दैट वन डे यासिर हुसैन इज गोइंग टू बिकम अ वेरी सीरियस राइटर। अभी भी यू आर अ सीरियस राइटर एक तरह से, बट एज इन देखें, वो कहते हैं ना, इवन चार्ली चैपलिन सेड कि कॉमेडी इज़ वेरी सीरियस बिजनेस, इट्स नॉट अ जोक। सो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं और कहते हैं। आई मीन, आप जो लिखते भी हो, कभी कभी आपकी 4 लाइन की एक स्टेटमेंट आती है मीडिया में और सारे कच्चे होकर बैठ जाते हैं कि बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की, और देर भी नहीं करते, फौरन ही बता देते हो। सो द पॉइंट इज, आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू राइट नॉट वन बट मेनी बुक्स इन लाइफ। अल्लाह करे आप सही डीप कह रही थिंकर हैं। टाइप है आप। अल्लाह करे आप सही कह रही हैं, और अल्लाह करे बाकी एक्टर्स ये शो ना देखें, वरना उनकी किताबें पहले आ जाए। सो ओके, आपकी बहुत ही प्यारी पत्नी उर्फ बीवी हमारे साथ है कॉल पे। उनसे आपकी इजाजत से बात करें? जी जी बिल्कुल। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम इकरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे पता चला कि आप लोग दोनों जल्दी जल्दी सुबह उठ जाते हैं, तो हमने सोचा कि एक अटेम्प्ट मारेंगे आपसे गुफ्तगू करने का। तो बिल्कुल, ये जो लड़का हमारे साथ बैठा है, मैं तो नहीं, मुझे तो कंट्रोवर्शियल नहीं लगता, मुझे तो बहुत ही सच्चा सा लड़का लगता है। तो इस लड़के के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक लड़का है ये? ये लड़का बहुत ठीक है, और जो भी ये कहता है ये सच कहता है। अब रियलिटी चेक ये देता है, और आपको पता है रियलिटी चेक्स को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है ट्रू, किसी भी इंसान के लिए। अगर वो आपको कभी पर्सनली भी मिले, एंड ही इज अ पब्लिक फिगर, माशाल्लाह, टॉक्स विद ऑल ऑनेस्टी इन एवरीथिंग, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और ये होना चाहिए हर इंसान में। आई एग्री 100%। मुझे अक्सर जब लोग इनके बारे में कोई बात करते हैं ना, मुझसे को पूछे वो देखा गया यासिर ने क्या कहा, मैंने कहा बात तो उसने सही की है, अब हजम नहीं हो रही, वो एक फर्क बात है। सो वही चीज़ है ना कि असल में अपने गिरेबान में एकरा कोई अपने गिरेबान में कोई झांकना चाहता नहीं है, क्योंकि जब अपने गिरेबान में झांकते हैं तो बाहर की चीज़ें जो हमें इतनी बदसूरत लग रही होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा हमारे अंदर बदसूरती होती है, जिसको हम छुपाते हैं बहुत सा मेकअप या ग्लैमर या अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। लेकिन खैर, ये एक और डीप थॉट्स वाली गुफ्तगू है जिसमें हम नहीं पड़ेंगे। इन्होंने कुछ बहुत ही एक सीरियस फिल्म जो बना ली है, उसके बारे में क्या कहेंगी? जावेद इकबाल 28 जनवरी 2022 को रिलीज होने जा रही है, जिसमें ये एक सीरियल किलर का रोल अदा करे, और ये एक ट्रू स्टोरी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये भी तो कंट्रोवर्शियल ही है। कह दो कुछ तो कह दे। मैं तो इतनी देर से कह रही थी। Oh, आपकी आवाज नहीं आई हमें। I'm so sorry. Could you repeat what you said? Because we couldn't hear you. मैंने कहा कि whatever he says with all honesty, हर चीज में। फिल्म के बारे में, मैं मूवी के बारे में पूछ रही हूँ इकरा आपसे, मूवी के बारे में। आपको सवाल ही नहीं पता चला क्या? ले बेड़ा करक। अच्छा, सो मूवी का पूछ रही हूँ कि ये जो इन्होंने सीरियल किलर का रोल अदा कर दिया है, तो अब लोगों ने, आपको पता है हमारे व्यूअर्स बहुत ही प्यारे हैं और एक उनमें इनोसेंस भी है, तो वो सोचेंगे कि वो कहीं असल में कातिल तो नहीं है, और इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग जो हुई थी 90s में। इसके बारे में क्या कहोगी? क्या ये एक अच्छी करियर डिसीजन है कि बुरी? ये भी सच बोलते हैं, आज आपने भी सच बोल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये इनका करियर है, ये एक एक्टर हैं, और चूंकि इनका बैकग्राउंड थिएटर से है, ही इज वेरी गुड at getting into the skin of real people as well. तो नया कैरेक्टर बनाने के अलावा ये भी इनमें एक खूबी है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा है, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, तो इनके लिए ये उतना मुश्किल नहीं था, बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज जब
ये लुक टेस्ट के लिए घर पे इनका सब कुछ था एंड ही केम एंड ही शोड इट टू मी। देखते ही सबसे पहली तो फीलिंग मुझे डर की आई और मुझे बहुत खौफ आया और मैंने कहा प्लीज ये जल्दी से जाके बाल बियर्ड मेकअप जो भी हुआ है इसको हटा दो बिकॉज आई कैन नॉट सी यू इन दिस। इट वाज सो रियल एंड इट वाज, मुझे उसी वक्त फीलिंग आ गई थी कि ये बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। एंड आई थिंक बहुत सारी कहानियां होती हैं, हम एज एन एक्टर हमेशा ये नहीं सोच सकते कि ये पॉलिटिकली करेक्ट होगा कि नहीं, ये सही होगा कि नहीं। एज एन एक्टर वैसे ही हम पर बड़ा प्रेशर होता है कि हम क्या ऑडियंस को दिखा रहे हैं, क्या चीज़ उनको, क्या मैसेज जा रहा है, वो एक बड़ा पहले ही प्रेशर होता है। बट दिस आई थिंक इज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर हिम एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड करियर मूव फॉर हिम। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इकरा, लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड योर लिटिल डार्लिंग शहजादा। बहुत 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 प्यार, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। ये तो होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं सिखा के आया। ये सबसे प्यारी बात आप दोनों की है कि आप में से कोई एक दूसरे को कुछ सिखा नहीं सकता, और अगर दोनों का ओपिनियन फ़र्क है तो आपको ये भी कोई मसला नहीं है कहने में कि मेरी राय ये है और उनकी राय ये है। एंड दैट्स द वे इट शुड बी। जस्ट बिकॉज दो लोगों की शादी हो गई इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो एक इंसान बन गए हैं। कल वो मुझसे कोई इंटरव्यू में पूछा था कि वो इकरा काम कब करेंगी, मैंने कहा बहुत जल्द वो एक ड्रामा कर रही है। कहता तो आपने इजाज़त दे दी है। मैंने कहा मेरी इजाज़त की उसे क्यों ज़रूरत है भाई। इट्स सच अ रिडिकुलस क्वेश्चन टू आस्क कि आपने इजाजत दे दी है। मतलब आजकल तो बच्चों को भी इजाजत देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बीवी तो इज एन एडल्ट। खैर मैं बिकॉज इस गुफ्तगू में पढ़े ना मुझे बहुत गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाएगा बिकॉज एज अ वुमन मेरे साथ ये हो चुका है। अच्छा। मैंने शादी की फैसल से 9 years ago, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अब जुगन काजिम मीडिया इंडस्ट्री में नहीं काम करें। यूजुअली उर्दू न्यूज़पेपर्स जिन्होंने छापा काम नहीं करेंगी क्योंकि उनकी अब शादी हो गई है। मैं कहा मेरी शादी हुई है, मैं फौत तो नहीं हो गई। यू नो आई एम स्टिल वेरी मच अलाइव एंड व्हाटएवर, बट ये है इश्यूज पुरानी ज़माने के। लेकिन खैर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, बड़े होके क्या बनोगे? अच्छा इंसान नहीं, बड़े होके काम में क्या बनोगे? बिकॉज मुझे खुदा की कसम समझ नहीं आती आपकी। यू आर वन ऑफ दोज फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री। मुझे बड़ा, आई एम अ पीपल वॉचर, पीपल ऑब्जर्वर। मुझे कुछ समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें कर रहे हो लेकिन कुछ एक में प्रॉपर अभी फिट होना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप सब में बहुत अच्छे हो लेकिन कोई एक चीज़ है जहाँ पे फिट होना है। दिल क्या चाहता है करने को एक्चुअली? मैं एक्चुअली तो ये काम अब इतना कोई शौक से नहीं करना चाहता सच में। मैं कहीं नेचर से जुड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ कोई ऑर्गेनिक सब्जियों का फार्म या कोई फिश फार्म या कोई इस तरह की चीज़, कोई जानवर पालना चाहता हूँ जो मेरा शौक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस तरफ थोड़ा सा अपना फोकस, और मैंने शुरू भी कर दिया उस तरफ काम, थोड़ा सा फोकस उस तरफ करना चाहिए क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा साथ साथ इंडस्ट्री में। तो आप एक दफ़ा आए, वो एक्टर तो कभी कहते हैं ना रिटायर नहीं होता, तो वो तो काम चलता ही रहता है। अच्छा, शुरू में सॉरी ये आप बात ब्रेक में कर रहे थे तो मैं उसी बात को, अगर आप बुरा ना बनाएं, ऐड करना चाहूँगी। आपसे मैं बात कर रही थी तो ये थोड़ी सी आपकी इनिशियली शुरू में एक तलखी, एक थोड़ी सी हार्शनेस थी आपकी टोन में। अब आप बहुत धीमे हो गए हो एक तरह से। पैशन वही है लेकिन एक धीमापन, एक ठहराव आ गया है। ऐसा क्या हुआ है बीच में? आई थिंक आपको समझ आना, अभी मैं देख रहा था बार बार इस बोर्ड को, 2022 आ गया है। हमने तो हम जिस उससे है दौर से, तो जब वो 2000 आया था तो हम 99 से जब 2000 में गए थे तो हम सोचे थे पता नहीं अब एकदम से क्या होगा। मैं टाइम स्क्वायर में थी। हाँ वो ऑन द टर्न ऑफ द मिलेनियम, क्योंकि अपेरेंटली दुनिया खत्म होने वाली थी ना। हाँ कि दुनिया बिल्कुल ही बदल जाएगी, ये क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा हमारी ज़िंदगियों को कि ये 99 से 2000 हो जाएगा। और आज 2022 हो गया है, देखते ही देखते इतना सारा टाइम गुजर गया है। तो उसी से मेरे ख्याल में मुझ में वो आ गई है, थोड़ी सी अकल ज़्यादा आ गई है। पहले मुझे गुस्सा आता था चीज़ों को देख के। Do you think having a baby made a difference? ये बच्चे से पहले ही मैं थोड़ा सा धीमा हो गया था। अच्छा। मुझे ये समझ आ गया था कि ये ऐसे ही रहेगा सब कुछ, इसमें कुछ मेरे। तो ये तो बड़ी डिप्रेसिंग बात हुई कि बेसिकली यू गिव अप। नहीं, चीखने चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ये मैं कह रहा हूँ कि जो मैं एनर्जी यहाँ लगा रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलना है, मैं उसे यहाँ से ज़ोर लगा रहा हूँ तो ज़ोर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
मुझे उस तरफ से आके खोलना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, इस जोर लगाने का कोई फायदा। आई एग्री विद यू। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आई ऑलवेज से थिंक इनसाइड द बॉक्स। जब डब्बे के अंदर सारे डब्बे वालों के साथ चलोगे तो फिर वो आपकी बात भी सुनेंगे। हमारे माँ बाप जब हम पे चीखते थे तो 90% ऑफ द टाइम हमें उस चीख का असर नहीं पड़ता था, लाड से जो बात समझाते थे वो दिल में उतर जाती। बिल्कुल। सो देयर इज अ डिफरेंस, बट आई अंडरस्टैंड। मुझे लगता है ना कि यू आर अ रेवोल्यूशनरी टाइप पर्सनैलिटी, कि कुछ सोचा है कि मैंने दुनिया को अगर दुनिया को बदल सकते तो क्या बदलते, वो क्या चीजें हैं जो बदलते? आई थिंक बराबरी होनी चाहिए। सोशलिस्ट थॉट या कम्युनिस्ट थॉट? मेरे अब्बा कम्युनिस्ट थे। Well, there you go. कहीं ना कहीं तो ये आ रहा था। मैं सोशियोलॉजी मेजर ना, मैं ये सोच रही थी कहाँ से आ रही है चीज। ओके, क्योंकि बहुत अब फर्क बहुत ज्यादा हो गया। अगर अमीर से आपको, बिकॉज हम कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में रह रहे हैं ना, अमीर अमीरतर होता जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो और कम होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई और बाकी चीजें तो बढ़ती जा रही चीन अपना यार है, उस पे जानिसार है जी, पर वहाँ है जो निज़ाम उस तरफ ना जाइए, क्या बात। उसको दूर से सलाम। तो हमारा सलाम उसे दूर से है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग बात है। सो एक तो बराबरी, 3 things, right? So एक बराबरी, what are the other 2 things जो आप चेंज करना चाहते हैं? क्या पता आपकी आज कबूलियत का वक्त हो जाए। का जो सारा निज़ाम है, तालीमी निज़ाम हमारा बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है। वैसे तो दुनिया भर में ही कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा तो ख़ास तौर पे बहुत बुरा है। मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ भी चुका हूँ एक टाइम पे, USAID के साथ मैं काम करता था, तो वो एजुकेशन पे काम करते। तो IRI उन्होंने एक इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाया था जो मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था। तो वो रेडियो हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें एक शो चलता था जिसमें एक खातून बच्चों को पढ़ाती थी। तो बेसिकली वो बच्चों के लिए नहीं, वो टीचर्स के लिए था कि टीचर्स ठीक चीज़ पढ़ाएं। तो आप टीचर को जाके बताएंगे कि आप गलत पढ़ा रहे तो नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया टीचर के लिए, लेकिन देखने में वो था बच्चों के लिए। तो ऐसी एक चीज़ डिज़ाइन की थी हम लोगों ने। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि कितना बुरा सिस्टम है, स्कूल की क्या हालत है, और बच्चे से पूरा तालीमी बच्चे निज़ाम से है। तो बड़े स्कूल बैग बच्चा कैरी कर रहा होता है। उसकी ज़रूरत नहीं है। घर से ही जब बच्चा निकलता है तो वो बेस ही इतनी गलत हम कागज़ बेचने हैं ना आपने, बच्चे को मजदूर बना दिया हमने, और फिर हम कहते हैं कि तुम मतलब मैं उस दिन रेडियो पे ऐड सुन रहा था, एक किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे थे कि हमारी फ्रेंचाइज खरीदी है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। मतलब उस सारी कॉपी का मतलब ये था कि हमारी फ्रेंचाइज लेंगे तो मतलब आप छा जाएंगे, इसकी इतनी फ्रेंचाइज पहले से हैं, हर फ्रेंचाइज में इतने बच्चे हैं। तो कुछ गलत सी बात हो गई। और वो तीसरी चीज़ क्या है जो आप बदलना चाहते हैं? तो 1000 चीज़ें, अब क्या 3 चीज़ें। चले फिर तीसरी चीज़ हम ये कर लेते हैं कि हम अपने गेस्ट को ज़रा शो पे बुला लेते हैं हमारे साथ, जिनसे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, और हम बात करेंगे जावेद इकबाल की। उनका भी नाम जावेद है, क्या कंट्रोवर्शियल सी बात है। जावेद अहमद हमारे साथ हैं, जो जावेद इकबाल के प्रोड्यूसर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने ये क्या कर डाला, ये अब हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक जावेद इकबाल का प्रोमो नहीं देखा, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोमो आपके साथ शेयर करेंगे और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेके चलेंगे कि आखिर ये क्यों आपने इसमें पैसे डाले, आपने क्यों इतना सीरियस रोल कर लिया, हम लोगों को कंफ्यूज कर दिया। ब्रेक के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं व्यूअर्स। और ये मैं पहली दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा प्रोमो देख चुकी हूँ, खुदा की कसम। ऐसे एक सेकंड हाथ को मेरे हाथ लगाओ, हाथ मेरे ठंडे हो गए एक्चुअली। जान वो जो होता है ना, वो पंजाबी में कहते हैं त्रा निकल जाता है इसको देख के। व्यूअर्स, कोई एक बच्चे के साथ कोई बुरी टोन में भी बात करे तो आप उस बंदे के बारे में सोचते हैं कि ये कौन है और किस किस्म का इंसान किसी बच्चे से बदतमीजी करता है। अब तो आपको पता है कि हाथ उठाने, मार नहीं प्यार, ये इतने ज्यादा स्लोगन्स चल रहे हैं, सारा कुछ। एक इंसान ने 100 कह रहे हैं 100 से ज्यादा बच्चों का कत्ल कर दिया, और जिस तरीके से किया, उन माओं का सोचें, उन 100 फैमिलीज का सोचें। मैं खुद भी माँ हूं, मैं जब इस प्रोमो को देखती हूँ उसके बाद मैं हिल जाती हूँ। Which is why यासिर, मुझे आप पे मुझे गुस्सा भी आया कि यार आप तो अच्छी बातें करने वाले इंसान हो, दिल को लगने वाली बातें, आप तो पॉजिटिव बातें करते हो, इतना हॉरिबल कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हो? इट्स अ हॉरिबल कैरेक्टर। और इस वक्त जो सारे लोग हमारे, आपको मैंने क्या कहा था कि लोगों के रिएक्शन देखें,
मैं एक्चुअली अपने आप को बिजी कर रही थी, मैं सुनना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं कल भी जब 2 दफा प्रोमो देखा यासिर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं एक माँ हूं। 100 बच्चे एक बंदे ने कत्ल कर दिया, और उनको पहले रेप किया, फिर उनके टोटे टोटे किए, उनको तेजाब में डाल दिया, और उनको फिर जाके रिवर में सुट दिया। आप में कैसे हिम्मत पड़ी कि आप इस किस्म के प्रोजेक्ट पे पैसे डालें, और क्यों? एक तरह से मैं अवाम का भी सवाल पूछूं, वाई? असल में ये प्रोजेक्ट एक अवेयरनेस भी है सबके लिए कि ये चीज़ जो इंसिडेंट हो गया है एक पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह पे ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं, पाकिस्तान में कोई बनाने के लिए तैयार नहीं था। तो अबू अलिया से मेरी बात हुई और उसने जब ये कंटेंट दिया कि जावेद इकबाल पे एक फ़िल्म बननी चाहिए, कि जो उसने किया कि एक ऐसा बंदा था जिसको हर इंसान लाइफ टाइम वो नफ़रत की निगाह से देखता था, तो इस पे एक फ़िल्म बने और भी ज़्यादा अवेयरनेस आए आवाम को कि वो चीज़ देख के ना, और इस चीज़ को थोड़ा सा अपने बच्चों को, सबको एक चीज़ को वो। लेकिन जावेद भाई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस केस में अनफॉर्चुनेटली आपका भी नाम जावेद ही, और वैसे बड़ा खूबसूरत नाम है, और जावेद इकबाल तो अल्लामा इकबाल के बेटे का भी नाम था, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। बट आपने ये बहुत अच्छा किया है जो आपने किया है, बिकॉज एक सवाल जहन में बार बार उठा, इसने ये किया क्यों? असल में देखें एक मिस्ट्री थी ना ये, जिसको कुछ हद तक आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा, हमने उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, इन द सेंस दैट मतलब उसके राइट क्वेश्चंस क्या थे पूछने को? देखिए, इस फिल्म को अगर बहुत डीपली देखा जाए और उसको डिटेल में जाया जाए तो शायद हम ये फिल्म नहीं बना सकते। तब ये फिल्म बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि वो एक अकेला आदमी नहीं था, ये भी एक थ्योरी है, और उसके जाहिर कनेक्शंस भी थे, ये भी एक थ्योरी है। जो लोग थे उसके साथ, फिर उनको अरेस्ट भी किया गया। बिल्कुल, वो बच्चे थे, वो वही बच्चे थे जिसको इसने घेरा था, किडनैप किया था, और उनसे भी ये अपने साथ शामिल कर लिया था। तो ये कैरेक्टर एक आम इंसान नहीं था, बिल्कुल भी। कोई आम इंसान ये सब कुछ कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, हम सोच नहीं सकते, तो वो कर गया। तो एक साइको आदमी था, और इस फिल्म से अगर किसी को, जो आप कह रही थी ना कि क्यों बनानी इसलिए ज़रूरी है, जो अगर आप मोनोलॉग भी सुनी तो उसमें यही था कि लोग जो है बच्चे पैदा तो कर लेते हैं, मगर उनकी टेक केयर उस तरह से नहीं कर पाते। तो बोल में ये कहा ना कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? हाँ, तो अब जैसे हमारे यहाँ जो वीडियो गेम्स, वो वीडियो गेम से बच्चे उठाता था, ये स्नूकर क्लब से, इन जगहों से, तो मैंने देखा अक्सर माओं को कि वो कहती है कि भाई जाओ जाके ये टाइम बाहर खेलो, मुझे नहीं पता, मतलब घर में मेरा दिमाग ना खाओ। तो इस तरह भी होता है। और 10 जगहों से उसने बच्चे उठाए, जो सड़कों पे कूड़ा चुन रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं बच्चे, या दाता साहब के मज़ार पे आपको दिखते हैं, मीनार पाकिस्तान पे आपको दिखते हैं, बीबी पाक दामन जिसका जिक्र किया गया, वहाँ पे आप जाके देखिए अभी भी सैकड़ों बच्चे घूम रहे हैं। बच्चों को आप एक रोटी का वादा कर दो कि हम बेटा तुम्हें आओ, तुम्हें खाना खिला दें। बड़ी दफ़ा हुआ है कि मैं अगर कहीं हूँ और बच्चे ने आके पैसे मांगे, मैंने कहा बेटे 1 सेकंड रुक जाओ, मैं आपको खाना मंगा देती हूँ, तो वो बच्चे बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो अगर कोई कहेगा आओ मैं तुम्हें चॉकलेट और खाना लेके दूँ, तो बच्चा क्यों नहीं साथ जाएगा? बिल्कुल, जिसको भूख लगी है उसने तो अपने पेट को देखना है ना। और छोटे बच्चे, आई मीन 6 से 16 साल का एज ग्रुप, 6 to 16 का एज ग्रुप था ना उन लड़कों, और लड़के सारे लड़के थे। और इनकी थियरी ये थी कि मेरी अम्मी जो हैं वो रोते रोते इस दुनिया से चली गई, तो मैं भी 10 या 100 माओं को रुलाऊंगा। हाँ जी, he was a psycho। But how can you play a psycho यार? अगर इस इंडस्ट्री में एक बंदा साइको नहीं है तो वो आप हो। मैं कहती हूँ ना, वो कहते हैं very few people have their head screwed on right, you are one of those few people। मतलब आपका दिमाग सही सेट हुआ है, गलत नहीं सेट हुआ हुआ। तो ये But I'm one of those actors जो चाहते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर्स करें जो कोई ना कर रहा हो, या जो लोग ना करना चाहते हो, या जिसमें एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा हो। तो मैं तो ये तमाम कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप ने ये फिल्म क्यों की, और इतने अच्छे अच्छे हमारे हीरोज़, उन पे फिल्म क्यों नहीं बनाई? तो मैं फिर कहता हूँ कि ईदी साहब पे भी फिल्म बननी चाहिए, एंड आई वांट टू प्ले दैट रोल, मगर कोई बनाए तो सही। ये बहुत ही अच्छी बात थी। मैं इसीलिए इनसे बार बार, क्योंकि मुझे याद है कि जब एहसन ने वो रोल प्ले किया था जी, उडारी वाला, तो हर कोई मुझसे यही पूछता था, भाई आपकी तो इतनी दोस्ती है एहसन से, उससे पूछो उसने क्यों किया। तो अब क्यों वाला सवाल तो हमने कवर कर दिया। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ कि जो किया बहुत अच्छा किया,
क्योंकि ये देखिए नूर मखदूम वाला केस जो है कितना वायरल हुआ, और जाहिर उसने ये एक इंसिडेंट किया और ये इतना वायरल हुआ। 90s में मीडिया और ये चीज़ें थी नहीं, बहुत ज़्यादा था ये। सो ही भी नहीं और इस चीज़ को इतना उठाया भी नहीं है। बट दिस इज नॉट कमर्शियल सिनेमा, कमर्शियल वो जो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट वाला। जी बिल्कुल। एज अ प्रोड्यूसर मैं आपकी इस चीज़ के बारे में राय जानना चाहूँगी। आप ही हा ठुमके शुमके वाली इस किस्म की भी तो मूवी बना सकते थे। नहीं, असल में मैंने एक और फिल्म भी की थी, और उसके बाद इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो हमारे डायरेक्टर और राइटर अबू अलिया को, जिसने ये किताब लिखी। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसको आया, और उसके बाद उसने मेरे साथ डिस्कस की कि जावेद साहब ये फिल्म है जो हम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया बनाती है मगर कोई बनाने के लिए तैयार नहीं तैयार, क्योंकि हर कोई डरता है कि इससे रिकवरी होगी या नहीं होगी पाकिस्तान में। तो हमने थोड़ी सी डिस्कस की, सारी चीज़ें की, फिर वो कास्टिंग पे हमने कहा कि जी किसको लिया जाए। एक और से भी बात हुई थी, हमारे यासिर भाई बिज़ी थे उस टाइम, तो उसने एक सवाल का जवाब दिया कि जावेद साहब ये मैं नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि यार मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं आवाम को फेस नहीं कर सकूंगा। ये देखा ना, यही तो मैं बात कह रही थी। मैंने कहा नहीं, पूरी दुनिया में ये ऐसी फिल्में बनती हैं। देखे आपने वो तेज़ाब वाला छोटा सा मिसाल दिया ना, जो एक इंसिडेंट हुआ उस पर फिल्म बनी ना, असल तो वो भी चीज़ है, गलत तो वो भी गलत है ना, मगर उसको जो भी उसने की डॉक्यूमेंट्री बनी है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो अबू अलिया ने ये फिल्म जो है, लेकिन ये सब इनको ज़्यादातर मैं अगेन अनफॉर्चुनेटली कहूँगी कॉमेडी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब आप फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, यासिर कहते हैं कि ओ नहीं मैं अब ये मैं जब हमने मुझे ना फिल्म में मैं कल भी कह रहा था कि मुझे जो मैंने कैरेक्टर किया था हकले का, वो बड़ा मुश्किल कैरेक्टर था, लेकिन मुझे कोई इस तरह से इंडस्ट्री की तरफ से कोई रिकग्निशन नहीं मिली, कोई अवार्ड कुछ नहीं मिला। मैंने बांदी ड्रामे में एक विलन का कैरेक्टर किया, मुझे उस पर अवार्ड मिला। तो नेगेटिविटी सेल्स मोर मुझे लगता है, और अगर आप देखें तो बैटमैन से ज़्यादा जोकर को पसंद किया जाता है। ये है हमारे यहाँ, हमें ना विलन्स बहुत पसंद है। मोगैम्बो जिस फिल्म में विलन था, हाँ, उसमें हीरो जो था वो मिस्टर इंडिया था, लेकिन उसकी इतनी बात नहीं होती जितनी मोगैम्बो की बात होती है। वो भी तो था ना, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, गब्बर सिंह। सो यू नो एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग्स भी उन्हीं के याद रहते हैं। देख लेना आप, नूरी नथ जो है वो कितना बड़ा कैरेक्टर है हमारी फिल्म का। तो नेगेटिव जो कैरेक्टर होता है ना, वो पावरफुल ज्यादा नजर आता है लोगों को। ओके, अब इस फिल्म की प्रोसेस क्या थी, इसके बनने की प्रोसेस क्या थी, आप किस कर्ब से गुजरे होंगे? अगर आप मेथड एक्टर मेरे लिए मेंटली ये हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद यासिर की इस पूरे कैरेक्टर की तैयारी की प्रोसेस क्या थी, इनका वो जो कहते हैं ना कि कैरेक्टर डेवलपमेंट वो सारा कुछ, आपकी इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि इट्स अ टफ प्रोजेक्ट। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, मुझे थप्पड़ मार के किचन में खड़ा कर दिया गया है कि इतनी ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो, जो वाक़या हुआ वो हुआ। जावेद इकबाल की हम बात करें, लेकिन आप भी हिल गए थे। बिल्कुल, और वाकई में हमारे साथ मैं है। सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि जो माएँ हैं सिर्फ उनके लिए ये एक स्टोरी जो है ऐसी है कि दिल को हिला देने वाली, मेरे ख्याल से सारी इंसानियत को जो है हिला देने वाली ऐसी कहानी है ये, और ज़रूर देखेंगे, हम क्यों नहीं देखेंगे, हम सब देखेंगे। हम तो हमारी तो सारी टीम आएगी प्रीमियर पे, डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रोमो लगाया व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, सारी जो टीम है ना ऐसे करके मुंह खोल ब्रेक में भी, जबकि हमने सबने देख, मोस्ट ऑफ अस हैव ऑलरेडी सीन द प्रोमो। और बाय द वे व्यूअर्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रोमो जो है आप उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, हम लोग सिर्फ ही हा मजाक की मूवीज़ देखते हैं, वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन आप अगर पहले जाएँ, थिएटर के ज़माने में जाएँ, तो शेक्सपियर, मतलब हर बंदा गलत भी उनको कोट कर रहा होता है, लेकिन शेक्सपियर कैसी बनाते थे, प्लेस कैसे लिखते थे, ऐसे प्लेस जिनसे आपको कथारसिस होता था, जिनको आप देखते थे, जाते थे, पूरी प्रोसेस से गुजरते थे, और एंड में लोग रो रहे होते थे। वो जो एक रोना भी है, लोग रोने को बुरा कहते हैं, व्यूअर्स रोते हैं तो अंदर का मलबा निकल जाता है, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें अंदर जमा हुई भी होती हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑल्सो। अच्छा, मुझे वैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन की इनकी वो मेकअप की सारी वीडियो है ना, वो भी बहुत अच्छी नहीं, है। वो अभी हमने दिखानी, हाँ, लेकिन वो हम देख चुके हैं, हाँ। जिस तरह हम ट्रेलर देख चुके हैं,
तो मुझे उसमें भी जो when I saw the promo initially, मैंने कहा ये कौन नया, मैं तो बिल्कुल। कोई नया बंदा है, एंड देन गौर से देखा तो कहीं नहीं, ये तो अपना ही बंदा है ये तो यार, you know, if you don't read the name you don't know it's Yasir. बिल्कुल बाय द वे इनका तो हर इच्छाधारी नाग की तरह अपना रूप बदलते रहते हैं। ये जैकेट बाय द वे कहाँ से, मैं तब से देखी जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं मुझे भी ऐसी चाहिए, अगर आपको आकी चाहिए तो एंड ये आई नो एक- कि आपके पास इस तरह की ब्राउन में भी है। अच्छा है ना? ब्राउन वो मैं एक लेनी थी तो मैंने ब्राउन नहीं, मैंने ये चूज की। हाँ। ये एक बॉय है बहुत अच्छा, वो ये जैकेट्स बनाता है और उसका टू स्किन्स उसका ब्रांड है और बहुत अच्छी ये उसमें शीप लेदर में बनी हुई है। आपको चाहिए अच्छा, तो मैं रियल आपको लेदर। अच्छा, आजकल तो वो गंदा सा हलाल लेदर का लेदर। मटेरियल होता है कि आप पहन लेते हो ना तो वो इतना ठंडा होता है कि आप गर्म नहीं एक तो रहते। ये गर्म है, दूसरा इसकी फिट बहुत अच्छी है। अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवाऊं। डन जाना है फिर आपका भाई पहन के पोस्ट भी लगाएगा। Done. अच्छा ओके, हम बना क्या रहे हैं? आज सैंडविचेस बना रहे हैं, बारबेक्यू ग्रिल सैंडविचेस बना रही हूँ मैं आपसे कहीं आगे जाके किस तरह बनाते हैं डिस्कस करूंगी, आप अपना काम शुरू मैं बिल्कुल स्टार्ट क्योंकि मैंने ये जो दोनों बॉयज आए हुए हैं इनसे बड़ी जरूरी बिल्कुल बातें करनी है। जरूरी है। अच्छा, जावेद साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि इनको boy जावेद साहब ने बुलाया जा रहा एक्टिंग भी की है इस फिल्म में। है। हाँ, कुछ ये भी तो सेंस बताएं। मैंने उसमें जो एक्टिंग की है वो पंजाब पुलिस में रह के एक पॉजिटिव पुलिस वाला बना हूँ जो किसी चीज़ को रिश्वत इन सब से हट के इन्वेस्टिगेशन करवा रहा और जावेद हूँ, साहब के साथ एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि मेरी टैक्स बहुत ज़्यादा देता था। डायलॉग भी नहीं याद करते हो। एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं, और सही कराने वाला ये बंदा था। नहीं, 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 आप ये अब बोला बताएं है कि ना, मेरी बड़ी ये मेहनत दूसरी की है। फिल्म है जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और तीसरी फिल्म, तीसरी का और उसमें आपके सामने आयशा उमर, यासिर हुसैन और डायरेक्टर जो है वो बहुत हमारा जो है ना साइड पे वो शेर बना होता है, उसके सामने जो ये डायलॉग्स बोलना सब कुछ याद होता है, मगर इनके सामने वो चीज़ बंदा थोड़ा सा बेक हो जाता है। हाँ, वैसे इट्स ट्रू। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका एक रोब होता है, ये नहीं कि वो एटीट्यूड दिखा रहे होते, बट यू आर वन ऑफ दोस एक्टर्स जिनका एक रोब है माशाल्लाह। देखो, बिल्कुल भी नहीं, आपने आज मेरी पर्सनैलिटी बदल के रख दी पूरी। no, because the point is people see you as this ही हा, I don't want to say the word मस्कर, I don't mean that in a negative way, but वो जो कहते हैं ना ही हा बस मजाक ये वो और you know पावर कपल ये वो, लोग ये नहीं रियलाइज करते कि एक प्रॉपर डीप सोचने वाला, अपनी जात के साथ कंफर्टेबल, नेचर के करीब होने वाला एक शख्स अंदर कहीं है जो छुपाना पड़ जाता है क्योंकि वो इतना शायद ग्लैमरस नहीं होता मीडिया के लिए, हाँ नहीं, वो तो है ही नहीं। और हम थोड़ा सा ग्लैमर से दूर हो जाए तो शायद ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाए हम सबकी। बहुत खूबसूरत है जिंदगी तो। अच्छा, अब इस खूबसूरत ज़िंदगी में ये जो हमने प्रोजेक्ट किया बाकायदा, जिस तरह इकरा ने भी शुरू में कहा कि आप जब गेटअप में तैयार होके आए तो शी वॉज वेरी अपसेट, उन्होंने कहा कि चेंज करें। ये कुछ जो हमारे पास एक फुटेज है वो भी हम साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे जो आपकी प्रोसेस थी। तो तैयार होने में कितना टाइम लगता था? एक दफ़ा जब गेटअप हो गया था तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, लेकिन वो जो माजिद गेटअप आर्टिस्ट था जब वो मुझे तैयार कर रहा था पहली दफ़ा, तो वो नॉर्मल जैसे किसी भी सेट पे जाके गेटअप करता है उस तरह कर रहा था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने उससे कहा, मैंने कहा माजिद तुम्हें पता नहीं है तुम क्या क्रिएट करने जा रहे हो। तो माजिद ने कहा क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये कैरेक्टर देखना तुम्हें बहुत दाद मिलेगी। और कोई जब ये इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तो माजिद मुझे मिला, वो कहता है यार आपने सही कहा था कि ये तो मुझे हर कोई पूछ रहा है कि तुमने ये क्या किया है, क्योंकि ये कैरेक्टर उसने इतना अच्छा बनाया था। और जावेद साहब की बड़ी इसमें मेहनत है। ये मुझे बार बार उसके पास ये कहते थे तुमने आज वो कट सीधा यूं कर दिया है, इसको थोड़ा सा यूं करो। तो ये क्योंकि अपना सारी भी- चीज़ें जितनी मेहनत, मैं तो कह रहा हूँ सारा क्रेडिट जो है ना मेरी टीम ये बैठे हुए हैं। टीम में और कौन कौन है उनका नाम जरूर अच्छा, लेना है उनका हमने सबका आज। नाम जो यासिर हुसैन है, आयशा उमर है, राबिया कलसूम, पारस मसरूर, फजल लड़का है और बाकी कुछ और भी। नहीं, ये फजल तो- वो जो ये तो रामचंद actors पाकिस्तानी है। में थे। जी 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 ये तो एक्टर्स है। रामचंद पाकिस्तानी में थे वो। जो फजल जो एक्टर बहुत है, जो अच्छी बच्चा acting था की है, रामचंद जी। पाकिस्तानी। माशाल्लाह। अब तो बड़े मेरा हो वो गए जो हम। जावेद इकबाल का जो पार्टनर बना है ना वो था जो बच्चा था। वाओ हाँ, बड़ा वाओ, अच्छा actor he है। was a brilliant चाइल्ड बहुत अच्छी स्टार acting एंड देन नाउ हाँ, माशाल्लाह दिस हाँ। आल्सो। बट ये तो आपने एक्टर्स की बात की। एक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सॉरी उनसे ज्यादा अहम होते हैं वो लोग जो इस चीज को मंजर आम पे लेके आते हैं। वो एक ही नाम है मेरे पास, अबू अलिहा, जिसने इस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट किया और यानी बहुत अच्छे तरीके से वो आपने जो ट्रेलर भी देखा है वो सब उसकी मेहनत है। अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज वो आए, बट इस वक्त वो एक और प्रोजेक्ट में बिल्कुल। बिजी हैं तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। मेरी इनसे पहली दफ़ा कुछ दिन पहले मुलाकात हुई। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि लगता ही नहीं है कि आप एक फिल्म के डायरेक्टर को मिल रहे हैं।
बहुत ही चिल रिलैक्स्ड इंसान। और मैंने कहा कि जी सर बताइए, तो कहते देखिए मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर टाइप हूँ। और उसके बाद हमारी गुफ्तगू शुरू हुई। मैंने कहा कितना बड़ा आदमी है कि उसने अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। बहुत कहा अच्छा मैं कोई काम भी है, नहीं हूँ और मैं बिल्कुल मतलब जो हूँ ना ये फिर मैंने उनसे पूछा भी जावेद एक इकबाल फिल्म से। हिट हो जानी थी उनकी, फिर मिलिएगा उनसे। नहीं, मैं एक बात बताऊं, जिन्होंने बनना मजाक होता है ना वो एक छींक मारने पे भी स्टार बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें और अच्छा वो तो है ही, लेकिन और ऐसे लोग जिस तरह आपने कहा आपके मेकअप आर्टिस्ट थे, और किस किस को हम, क्योंकि उन लोगों की भी बात करनी ज़रूरी है। बिल्कुल। मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूं, जब हमने फिल्म स्टार्ट की तो अगस्त में स्टार्ट की थी, 17 अगस्त को, और उसके 2 दिन बाद ही हमें पता चला जी यासिर को कोरोना हो गया। तो इस बंदे का वो एक्साइटमेंट था कि ये बार बार फ़ोन कर रहा था कि यार मुझे कोरोना हुआ है तो मैं 20 दिन नहीं हूँ, क्या मैं फिल्म में इन हूँ। तो हमने उस फिल्म को पीछे किया। मैं चाहता था कि इनका भी नुकसान ना हो। तो मैं चाहता था कि अगर नहीं हूँ तो मुझे पता चल जाए, मैं किसी और को अच्छे को रेफर कर दूँ, या जिसको ये ले रहे हैं मुझसे एक दफ़ा वो भी पूछ लें कि किसको ले रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट था ये जाहिर है फिल्म के लिए। आपके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर ये कैरेक्टर क्या इम्पोर्टेंस, क्या वैल्यू रखता है, और ये कितना मुश्किल था आपके लिए करना? मैंने आज तक एक साइको का कैरेक्टर नहीं किया था, और व्हाट बेटर देन अ कैरेक्टर लाइक जावेद इकबाल, जो साइको तो है ही, उसके अलावा इतना मशहूर है और उसने इतना ख़तरनाक काम किया है जो दुनिया में शायद किसी ने नहीं किया। हम अमेरिकन डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं उन लोगों की जिन्होंने 6 लोगों को मार दिया, 7 लोगों को मार दिया, उसने 100 बच्चों को ही काट दिया और उसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई उसके बाद। इसको आप लोग अंग्रेजी में डब करेंगे या इंटरनेशनली भेजेंगे? जी बिल्कुल, कोशिश तो है। हम हमारे internationally- बात हो गई है कनाडा में, यूएसए में, इसके बाद और मिडिल ईस्ट में भी चल रही है। उन लोगों ने खुद कहा है हमें कि पाकिस्तान लगने के बाद हम वहाँ भी रिलीज़ करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि ऐसी फिल्म हमारी बाहर जा रही है, और ये फिल्म इंशाल्लाह सबको पता चले कि इसमें सबकी मेहनत कितनी है। मैं तो कहता हूँ इसको इंग्लिश में ना सब टाइटलिंग मुझसे करवाएं, कॉमेडी करके चलाते हैं इसको। हाय अल्लाह, एक डालना था ना छट्टा आपने इस चीज़ का। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, आपके साथ फिर एक दफ़ा प्रोमो मैं शेयर करना चाहूँगी जावेद इकबाल का। इसको आपने इस मूवी को ज़रूर जाके देखना है, इसलिए नहीं क्योंकि अपने हैं जिन्होंने बनाया है फॉर एनी ऑफ दोज रीजंस, बट इसलिए क्योंकि इस किस्म के सिनेमा को देखना ज़रूरी है, इस किस्म की कहानियों को देखना ज़रूरी है। और अगर एक इंसान ने अपने ब्लड स्वेट एंड टेयर्स, इतने फाइनेंसेस एक टेक्निकली नॉन कमर्शियल टाइप फिल्म में डाले हैं, तो इन फिल्मों को कमर्शियल बनाना हमारा काम है। कमर्शियल से मुराद ये होती है कि फाइनेंशियल उसकी वायबिलिटी अच्छी हो। आप जाएंगे और देखेंगे तो तब ही और ऐसी फिल्में बनेंगी जहाँ पे मीनिंग और इम्पैक्टफुल चीज़ों की बातें हो रही हैं, वो चीज़ें जो एक्चुअली मैटर करती हैं नाच गाने से हटके भी, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। 28 जनवरी 2022 को इंशाल्लाह जावेद इकबाल रिलीज़ होगी और इसके प्रीमियर पे हम सब भी होंगे, एंड आई होप कि आप सब भी जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये एक गिफ्ट मिला है मुझे इनकी तरफ से, जो है नूर बाय जुगन काजिम, और ये बहुत छीन रही थी कि बस मैंने तुम्हें ऑफ एयर देना है, ऑन एयर नहीं देना। और ये बड़ी अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे मिल गई हैं। और आप प्रमोट क्यों नहीं कर रही इस ब्रांड को? क्योंकि प्लेटफॉर्म जब आपको मिलता है तो उसको बड़ी जिम्मेदारी से आपने करना होता है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए ऑफ एयर दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप और जावेद साहब ट्राई ज़रूर करें, बिकॉज आई मेक स्किन केयर एंड हेयर केयर। जब मैं नूर के साथ प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के साथ, तो बहुत से डॉक्टर ने मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, उन्होंने कहा कोई केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं लगा ले। मेरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी और ऑलरेडी 2 मिसकैरेजेस पहले हो चुकी थी और बहुत ज़ोर से मुझे बेटी आई हुई थी। अल्लाह की रहमत है, मतलब बेटी तो फिर बेटी होती है। आपके लिए भी दुआ है कि इंशाल्लाह 2 बेटियां ज़रूर हों, ताकि फिर जन्नत में एंट्री गारंटीड हो जाती है ना। तो बाकी सारा कुछ कर लो, लेकिन जन्नत का तो पक्का हो जाता है अगर अच्छी तरीके से हम अपने बच्चे रेज करें। तो दैट्स वाई आई डोंट डू दैट। मैं अपनों को देती हूँ कि आप ट्राई करें, और बिल्कुल भी इस नियत से नहीं देती कि पोस्ट लगाएं या कोई चीज़ करें। मेरी ये बिल्कुल वो नहीं होती। एक लाड होता है कि आप आए हैं, तो मेरी तरफ से भी चैनल तो करता ही है लाड। इतना तो किया करें आप इसको प्रमोट, कि अगर अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। और प्लेटफॉर्म का क्या है, यहाँ तो वज़ीर आज़म फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या अल्लाह, बंदा सानू मरवा के छड़ेगा। अच्छा, हमने छाड़ दे,
डिब्बा। अच्छा अब मुझे इनको बताओ, मैंने क्या 1 2 3 नंबर्स देने हैं? अच्छा लाइक 1 2 3 4 नंबर्स देने हैं जिनके साथ आपका काम का एक्सपीरियंस हो, व्हाटएवर है, हम कोई नेगेटिव उस तरह से नहीं हाँ, करते। नहीं। द होल पॉइंट इज मेरा इनमें से किसी के साथ भी एज सच काम का एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है। माहिरा के साथ शायद एक अवार्ड शो थोड़ा सा होस्ट किया था, बाकी किसी के साथ काम का नहीं है, तो मेरे लिए नंबर 1 माहिरा। बिकॉज एक आपका रह चुका है इनके एक साथ। हाँ एक्सपीरियंस है। दूसरा मुझे आयजा बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी इनके साथ मैंने शो होस्ट किया था, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही हम्बल और Nevish is awesome and हाँ, her brother is lovely जबरदस्त। also। वो दोनों भाई बहन इतने प्यारे हैं। हाँ दोनों, वो मेरा दूसरा भाई बड़ा And अच्छा दोस्त है। she's a Jan also। हाँ बिल्कुल। इनके साथ मैंने एक वीडियो की थी बहुत साल पहले जब हम दोनों नए नए आए थे। शहजाद रॉय की थी वो। और तो उसमें हमारा काम अलग अलग था दोनों का, लेकिन वो काम मैंने किया हुआ है। बाकी बहुत इनके साथ जब भी मिले बहुत अच्छा मुझे लगा। And what about Neelam? हाँ काम अभी तक नहीं किया, बट आई वांट टू वर्क विद। ये नीलम जो है, इनसे मेरा बिल्कुल भी मिलना जुलना नहीं, 1-2 दफ़ा शायद सलाम दुआ हुई है हमारी। Okay। हाँ तो इसलिए नंबर 4। मगर वैसे मुझे इन चारों में नीलम बहुत ज़्यादा पसंद है। Because she's very चटपटा। हाँ पता She's नहीं a मुझे very बहुत spicy हाँ, there is personality। something about her जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। मुझे She's वो अपनी lovely। ज़बान को बड़ा ओन करती है, ये बात मुझे बड़ी पसंद है। जो बहुत हाँ, जरूरी चीज बहुत है, ज़रूरी बहुत चीज़ है। जरूरी चीज है। मुझ जैसे नालायक जिनको माँ प्यो ने अंग्रेजी पहले सिखा दी उर्दू की जगह, ये हम इस पे भी पिटेंगे किसी दिन। हाँ। मैंने आपसे डिस्कशन करनी है हाँ। कि पहले 2 साल बेटे से अंग्रेजी में बात ही ना करो, ताकि वो मेरी ताकि- तरह हो जाए। नहीं, ताकि वो देखो अपनी जबान तो बोलनी आती हाँ हो नहीं ना। आती, वो तो ज़रूरी है। आपको पता है पहले 5 साल मुझे उर्दू के अलावा अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि बचपन में हमारी श्रीलंका से आई हुई थी नैनीज, तो वो भी अंग्रेजी बोलती थी, माँ बाप भी अंग्रेजी में बात करते थे, हमने उर्दू सीखी नहीं। ये होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ये होते हैं इश्यूज जिसपे अक्सर मैं मामा से लड़ाई करती हूँ। बॉयज, भाई इन जैसा आदमी मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा। ये सच्ची बात है। इतना अच्छा अगर कोई सुपरस्टार है पाकिस्तान में तो वो ये है। और अगर इतना बड़ा दिल है साथ इतना बड़ा दिल, जैसे इंडिया में वो कहते हैं ना सलमान खान का है, सलमान खान से भी 2 गुना बड़ा दिल हुमायूं सईद ये का बिल्कुल है। सच्ची बात है। चाहे आपके काम को प्रमोट करना हो, और एक्टर्स पूछते हैं ना किस जगह जाना है, कोई क्लासी जगह है या नहीं है, या कोई क्लासी ब्रांड है जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये आदमी जहाँ चला जाता है ना वहाँ क्लास खुद ब खुद आ जाती है, मोहब्बत निकलती है इस आदमी में से। हुमायूं सईद जैसा कोई भी नहीं है। 100% अग्रीड। 100%। नेक्स्ट जो मुझे पसंद है, मुझे इनकी भी एक्टिंग बहुत पसंद है, और मुझे इनकी भी एक्टिंग बहुत पसंद है। और इनकी भी पसंद है। ये मुझे वैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनका कपल, मतलब हमें अक्सर लोग कहते हैं कि आपका कपल जो है वो इन जैसा है। हाँ, लेकिन क्योंकि हर दोनों couple- बहुत, हाँ बट ये दोनों बहुत इन सिंक है एक दूसरे के इनसिंक है, साथ। बहुत सालों से एक साथ हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं ये लोग। फाइनली हाँ अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? कोई ऐसी बात कुछ उनके साथ शेयर करना चाहो, या कोई मशवरा या कोई बात? कुछ जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मैंने नोटिस किया, वो आपकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। वो सिर्फ आपके उन्होंने कुछ चेहरे निकालना होता ना उसमें से। हाँ, बिकॉज बहुत कुछ है अंदर, तो हमने उसको निकालना है, और हमने कभी भी इस बात पे ना एम्बैरेस होना है और ना ही बैकफुट पे जाना है। नहीं बिल्कुल। अल्लाह ताला ने अगर ये इज्जत दी है, ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो देन यूज इट। 2022 में मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस जो हैं वो मेरे रियल फैंस बन जाएं, अगर वो हैं तो वो सिर्फ फॉलोअर्स ना रहें। एक तो ये, दूसरा सच बोलें, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो नींद सुकून की आती है रात को सच बोलने के बाद, वो झूठ बोलने के बाद नहीं आ सकती। तो ये मेरा एक पैगाम। क्या बात है। आई होप के सारे ही यंग मैन एंड यंग वुमेन ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को, अपनी ज़ात को उस तरह से ओन करें जिस तरह यासिर करता है। याद रखिएगा व्यूअर्स, हम दुनिया में 50,000 लेक्चर्स दे सकते हैं, लेकिन अगर अपनी बात पे हमारा यकीन और ईमान नहीं है तो देन देयर इज़ नो पॉइंट। तो बात वो कहें जो सच है, और सच के सिवा कुछ नहीं कहना। और जावेद इकबाल फिल्म 28 जनवरी को 2022 में रिलीज़ होने जा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और एक वो जो कहते हैं डिमांड भी है कि आपने ज़रूर इसको जाके देखना है। इंशाल्लाह हमारे पास पूरी कास्ट प्रीमियर से पहले आएगी, हम उनसे बात करेंगे, जावेद भाई भी हमें फिर ज्वाइन करेंगे, एंड यासिर आप तो होंगे ही। वी विल हैव द कास्ट विद अस, और अभी आप भी आ जाए। कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से फिल्म के बारे में जाते जाते हमारे अपने फैन से? जी मैं तारीख ही दोबारा बता दें। जी 28 जनवरी को हमारी फिल्म आ रही है, और तो उसमें मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ देखें, और देखने के बाद जो भी आपका रिव्यू है
वो ज़रूर दें, कि जैसे हम सबको पता चले कि फ़िल्म का आपको क्या अच्छा लगा और क्या होना चाहिए। बेशक। और व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक टू देम। एक बहुत बड़ा एक ये वेंचर है, बड़ा इस लिहाज से कि इस किस्म का काम करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी कमर्शियल फाइनेंशियल हिट ना हो, लेकिन अगर ये फिल्म इम्पैक्ट छोड़ गई ना व्यूअर्स, तो ये एक ऐसा दरवाज़ा खोल देगी बाकी सारे सिनेमा मेकर्स के लिए जो डरे घर पे बैठे हैं कि बनाए ना बनाए, कहानी तो बड़ी अच्छी है लेकिन देखेगा कौन। आप लोग देखेंगे क्योंकि आप लोग देखते हैं और आप सपोर्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्री को, इसीलिए तो हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच बॉयज, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड सेफ ट्रैवल्स। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुस्कुराने के लिए कुछ हद तक मयारी दांत होना भी ज़रूरी है। अब हर इंसान के दांत परफेक्ट साइज़ शेप के नहीं होते, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है वो है कि हम अपनी मुस्कुराहट को सबसे ज़्यादा प्यारा कैसे बना सकते हैं, और उसका तरीका ये है कि हम एक अच्छी टूथपेस्ट का इंतखाब करें। और जब हम अच्छी टूथपेस्ट की बात करते हैं तो कोलगेट स्पार्कल से ज़्यादा बेहतरीन टूथपेस्ट इस वक्त मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये एक मुकम्मल टूथपेस्ट है जिसमें आपको हिफाजत भी मिलती है, आपके सांसों में महक भी आ जाती है और आपकी स्माइल जो है वो परफेक्ट हो जाती है। और देखिए, स्माइल के अलावा भी दांतों का मजबूत होना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कोलगेट स्पार्कल में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बहुत ही मुनफरिद और यूनिक बनाती हैं। एक तो इसमें फ्लोराइड है जो आपके दांतों को मजबूत करता है, आपको कैरीज या कैविटीज से बचाता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर लौंग है। लौंग का फ़ायदा ये है, खैर आपको तो पता ही है सबको कि लौंग का क्या फ़ायदा होता है। एक अगर दांत में दर्द हो तो कहते हैं एक लौंग को चबा लें और दांतों के बीच में रख लें तो दांतों की दर्द ख़त्म हो जाती है, और ये एक फैक्ट है। इसमें बहुत सी अमेजिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आपकी सांसों में बड़ी अच्छी महक आ जाती है। तो ये भी कोलगेट स्पार्कल में शामिल है। और तीसरा, पर्ल पाउडर। पर्ल पाउडर आपके दांतों को चमका देता है, एक ब्राइटनेस, एक खूबसूरती, एक वो वाइटनेस लेके आता है जिससे आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो ज़रूर इस्तेमाल करें कोलगेट स्पार्कल। ये आपकी फैमिली और आपके लिए एक बेहतरीन और परफेक्ट ऑप्शन है और एक फाइनेंशियली बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। हम बहुत से लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं। यही जो मेरे सामने पड़ा हुआ है कोलगेट स्पार्कल का, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। कोलगेट का टूथब्रश भी है, कोलगेट स्पार्कल के बहुत से बॉक्सेस भी हैं, उसके अलावा सैनिटाइज़र और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको मिलेंगी कोलगेट स्पार्कल की जानिब से। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। एक तस्वीर खींचनी है आपने कोलगेट स्पार्कल के साथ, और वो तस्वीर आपने हमारे साथ शेयर करनी है 0320946352 पे। आप इस नंबर पर हमें इसको व्हाट्सएप करेंगे, साथ में अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपना मेलिंग एड्रेस हमें भेजेंगे, और हमारे जो विनर्स हैं उनकी हम तस्वीर भी शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ हम गिफ्ट हैम्पर भी आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा कोलगेट स्पार्कल, एक अमेजिंग और बेस्ट ऑप्शन फॉर अ हैप्पी एंड हेल्थी स्माइल। यहाँ पे व्यूअर्स, अब हम जाएंगे किचन की तरफ और देखेंगे कि शेफ़ हुमा किरमानी ने जो सैंडविचेस बनाए हैं, जो बाय द वे उन्होंने यासिर हुसैन के साथ भी भेजे हैं, तो उनकी रेसिपी क्या है। सो हुमा, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए कि किस तरीके से हम इस सैंडविचेस को बनाया। चिकन जो था वो मैंने बोनलेस ले लिया था। चिकन ब्रेस्ट के फिलेट्स लिए थे, उसको मैरिनेट कर लिया था मैंने मस्टर्ड के साथ, लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर के साथ उसको मैरिनेट करके रख दिया था। साथ में उसको ग्रिल कर लिया था। ग्रिल करने के बाद मैंने बारबेक्यू सॉस ली और उसमें चिकन को टॉस कर लिया। आप चाहें तो चिकन को स्मॉल क्यूब्स में भी काट सकते हैं। कोई सी भी ब्रेड ले लीजिए। मैंने ब्रेड जो है रेगुलर दो तरह की ब्रेड्स में बनाए हैं सैंडविच। कॉकटेल सॉस बनाई है मैंने, उसको सबसे पहले स्प्रेड किया एक साइड पे ब्रेड के, उसके ऊपर आइसबर्ग है, अनियन है, टमाटर है, मैंने ऑलिव्स ऐड किए, चीज़ ऐड किया है, और जो चिकन टॉस हुआ है वो ऐड करने के बाद उसको थोड़ी सी कोई सी भी सॉस, जिस तरह मैं अभी जो है कॉकटेल सॉस उसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी, और उसके बाद जो है पनीनी मेकर में लगा दिया जी, और उसके निकाल के अब उसको सर्व करना है हमने। ऑसम। एंड में बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे, फाइनल लुक भी बल्कि तैयार है हमारे। कुछ सैंडविचेस रेडी हो गए जो मैंने लूप में बनाए थे। अभी ये स्लाइसेस वाली जो है
ये भी कुक हो जाते हैं, तो ये भी हम तो फ्रेश गरम गरम सैंडविचेस हम खाएंगे पनीनी मेकर से निकाल के। लेकिन हमारे साथ अब हैं शेख अजीम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम भाई ये बताइए कि एक तो आपकी अम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। Thank you. बहुत ही प्यारी, आप हमेशा अपनी अम्मी की बहुत तारीफ़ करते हैं। हम जब भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो मैंने कहा अम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार और सलाम। 2021 का 2022 में हम मज़ीद उनको प्यार भेजेंगे। मैंने कहा इस साल का प्यार हम अम्मी आपको दे देते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो हमारे सितारे हैं कितने को गर्दिश में हैं? कुछ सितारों का हाल भी जानना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट ईयर में कौन से स्टार्स के साथ क्या होने जा रहा है? अच्छा 2020 में 21 में लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे गर्दिश में रहे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्लैनेट्स थे जो बड़ा प्रोडक्टिव सपोर्ट करते रहे और परफॉर्म करते रहे। अच्छा 2022 में अगर देखा जाए ना तो कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली बड़ी काबिल गौर हैं। 3-4 स्टार जो हैं, ये ज़ोडिएक साइंस हम कहते हैं, स्टार्स नहीं कहते। ज़ोडिएक साइंस जो है वो थोड़े से ट्रबल में रहेंगे, उनको केयर करने की ज़रूरत है। कंसल्टेंट का फ़ायदा यही है कि वो आपको बता दे जो हैं। अब इसमें देखा जाए, अगर शॉर्टली बताया जाए तो उसमें ये है कि मैं जो देख रहा हूँ कि एरीज़ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एरीज़ वालों को थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे उनका काम करियर का आगाज़, एक नया करियर, नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस करियर को बड़ा सोच समझ के अडॉप्ट करना है, और एरीज़ को ख़ास तौर पे। नेक्स्ट अगर टॉरस की तरफ आते हैं, टॉरियंस को इस वक्त फ़ायदे होंगे, माली फ़वायद होंगे, सिबलिंग से फ़ायदे होंगे, घरेलू लाइफ बेहतर रहेगी, वो फ़वायद इनको ज़रूर होंगे। वहाँ पे जाके इनको सोचना होगा कि जो चीज़ें इनको फ़ायदे मिल रहे हैं उनसे उनको उन चांसेस को अवेल करना है। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं ना कि जेमिनी की तरफ। जेमिनी इस वक्त जो हैं, जो प्रोडक्टिव फ़ायदे हो रहे थे, अगले साल में वो और ज़्यादा हो जाएंगे। नए वेंचर्स, नए प्रोजेक्ट्स जेमिनीज़ के लिए ये स्टार्ट होने वाले हैं, और बड़े अच्छे जो जॉब्स कर रहे हैं वो नई प्रमोशंस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। जेमिनीज़ के लिए बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ें चल रही हैं, बड़ी अच्छी पॉजिटिव। थोड़े से हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे जेमिनीज़ के 2022 में, उसमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। फिर कैंसेरियंस इस तरह शॉर्टली हम बताते जाते हैं। कैंसेरियंस को नेक्स्ट ईयर जितने बड़े एडवांटेजेस होने वाले हैं, उनको उन एडवांटेजेस को 100% पूरी पावर के साथ और पूरी डिवोशन के साथ अवेल करना पड़ेगा, क्योंकि इनका ट्रैवल भी हो रहा है। जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं, लेट मैरिजेस जिनकी नहीं हुई या लेट हो गई हैं, उनकी मैरिजेस होने के बड़े चांसेस हैं कैंसेरियन के। उस पर फोकस करें। नेक्स्ट अगर लियोज़ की तरफ आए, और लियोज़ एज ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटिव, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आगे जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन 2022 मुझे लग रहा है इन जनरल लियोज़ के लिए, कुछ लियोज़ को किसी ऑपरेट कट वुंड, इससे हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ेगा, उसका थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, और उन डेट्स को मैनेज करना पड़ेगा कि किस डेट्स पे आपने वो चीज़ें जाके करनी है। फाइनेंशियल इश्यूज ठीक रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, कोई इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है लियोज़ के लिए, लेकिन चीज़ें ठीक रहेंगी। और नेक्स्ट आ जाते हैं अगर वर्गोज़ की तरफ। वर्गोज़ का एक बड़ा स्पेशल एस्पेक्ट बन रहा है वर्गो की इस वक्त, एडिशन इन फैमिली, और वही फिर बात आ जाती है कि सेकंड मैरिजेस और लेट मैरिजेस, ये वर्गोज़ की 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में डन है। यहाँ पे बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं ऐसे वर्गोज़ जिनकी शादियाँ लेट हो गई या शादियाँ हो के टूट गई थी किसी भी वजह से, वो दोबारा शादियाँ होने के उनके चांसेस बन रहे हैं, और फाइनेंशियली बड़ा अच्छा जा रहा है वर्गोज़ के लिए। तो वर्गोज़ को ये सारी चीज़ों फोकस। अच्छा कुछ वर्गोज़ इस वक्त जो है बिल्कुल डिसार्ट हुए में कि मैंने शादी नहीं करनी आगे, या आगे फैमिली नहीं बनानी। लाजमी पास की कुछ चीज़ें ऐसी उनकी हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को इग्नोर करके इनको करना पड़ेगा, आगे अपने फ्यूचर को फोकस करना पड़ेगा। और वर्गोज़ के लिए अगला जो साल आ रहा है ना, बड़ा बेस्ट साल है, सेटल होने का साल है जिसे कहते हैं। वो सेटल होने का साल जब स्टार्ट हो रहा है तो उसमें काम ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद अगर आ जाए लिब्रंस की तरफ, तो लिब्रंस एज ऑलवेज फैंटेसिज्म में रहेंगे, फैंटेसी जो है ना वो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उसके साथ ना 2-3 प्रोजेक्ट्स इनके स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा हाँ जी, और 2022 में अगर 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, उसमें मेरा मशवरा ये है कि एक प्रोजेक्ट पे फोकस करें या 2 पे कर लें, ज़्यादा पे ना करें, अपने आप को ज़्यादा बिजी ना करें, अपने स्केड्यूल को देखते हुए काम करें। और जैसे मैंने बताया था ना, कल भी बात हुई थी कि नेक्स्ट ईयर शोबिज़ का साल है। नेक्स्ट ईयर लिब्रंस जितने शोबिज़ से वाबस्ता हैं उनको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने के चांसेस हैं। नए प्रोजेक्ट्स, नए वेंचर्स, नई सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उनकी चलती रहेंगी।
और दूसरा अगर आ जाते हैं स्कॉर्पियंस की तरफ, स्कॉर्पियंस का अगला साल बेहतरीन साल, वाह। जितने इन्होंने नुकसान किए हैं मैं वही 2020 कहने लगी में, थी, 2021 2-3 में। साल से तो बेचारों का बुरा टाइम। अच्छा Oh, yes. वो भंगड़े वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे हुमा भी डांस करना शुरू हो गया, नईमुल हसन भी डांस करना शुरू हो गया। जरा देख ले, करे ना, क्या कर रही थी आप, क्या कर रही थी? हाँ चले, शुक्र है उनके हालात बेहतर होने। मैं चलिए, केप्रिकॉर्न के इंतजार में ही मैंने बुजुर्ग हो जाना है। हाँ हाँ जी बिल्कुल एंड में आता ना। अच्छा, स्कॉर्पियंस का ये बताना कि नेक्स्ट ईयर जो पिछले 2-3 सालों में नुकसान किए हैं ना, अभी इस वक्त बड़ा अच्छा फाइनेंशियल करियर उनका बड़ा अच्छा जा रहा है। नईम, चलो नईमुल हसन हमारे प्रोड्यूसर, हमने बहुत सी दुआएं इनके लिए की थी कि अल्लाह ताला इनके स्कॉर्पियन है? हालात बेहतर करे, तो वो अब आगे पीछे घूम रहे हैं इधर हाँ सेट जी। पे, इस उम्मीद पे कि शायद इनके हालात और बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ नहीं, इंशाल्लाह ताला ट्रैवल अच्छा, स्कॉर्पियंस के अगले साल में 3-4 शॉर्ट ट्रैवल्स, बड़े क्विक ट्रैवल बन रहे हैं, सडन ट्रैवल। एक मिनट के लिए इचरे तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे स्कॉर्पियन। इतना भी शॉर्ट नहीं है। अच्छा, अनारकली, अनारकली चलिए नहीं, आउट ऑफ इस्लामाबाद, कंट्री भेज देते हैं। आउट ऑफ नेमू, यू आर ट्रैवलिंग नेम्स। हाँ हाँ 2022 में 22 में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो वर्गो थे बेचारे, हाय मैं सदके जाऊं। नईम इस तरह डांस कर रहे थे। अच्छा, वो आपके लिए डांस कर रहे थे। ओके, अच्छा, वर्गो उसका क्या होगा? वर्गोस का नहीं है, वर्गोस तो गुजर गए। बट कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे ना, अगला साल उनके उनका लिए बड़ा अच्छा ट्रैवलिंग है। नहीं लिखी हुई। नहीं, ट्रैवलिंग अभी नहीं उनकी लाहौर लिखी में हुई। ही है वो। हाँ, लाहौर में ही, वही बात है, इस्लामाबाद तक चले जाएंगे। इस्लामाबाद तक चले जाएंगे। ओके, हाँ जी, आगे। अच्छा, सजिटेरियस का अगला ब्रेक, सजिटेरियंस ब्रेक के बाद, क्योंकि Okay. सजिटेरियंस के बाद आएंगे कैप्रिकॉर्न, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, मुझे पता है सैजिटेरियंस इस वक्त अपने दिल को थाम के बैठे हुए हैं। क्या करने वाले हैं आप सैजिटेरियंस के साथ इस साल? हाँ, आए हाय, क्या कहते हैं, हक हाँ, है ना। अच्छा, सजिटेरियन इस वक्त जो नेक्स्ट ईयर उनका आ रहा है, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये आपकी दुआ है अपने लिए या ये सच हाँ नहीं, है? सबके लिए है ये। अच्छा, और दूसरा ये है कि ट्रैवल का सीन चल रहा है और अगले साल बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल होगी तमाम सजिटेरियंस की, ऑलमोस्ट 70% की। सजिटेरियंस ट्रैवल कर रहे हैं, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब्स, नए वेंचर्स, सारी चीज़ें आ रही हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में जिनकी शादियां नहीं हुई मेरी तरह, उनकी शादियां होने वाली हैं। ये सारे काम में शादियां अगले साल एक से ज्यादा करने लगी हैं आप? अपनी अच्छा, ओके, हाँ, अच्छा। अपनी शादी करने लगे हैं सजिटेरियंस। और जो बच्चे ट्रैवल करना चाह रहे हैं स्टडीज़ के लिए, उनके लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, उनके लिए बड़ा अच्छा, उनकी स्टडीज बड़ी अच्छी हो जाएंगी। हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न पे। मेहरबानी आपकी, मैं तब से, हम तो पड़े हैं राहों में। अच्छा, है ना। कैप्रिकॉर्न अगले साल में 3 प्रोजेक्ट्स कम से कम कर रहे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में है, जॉब्स के अलावा। जो जॉब कर रहे हैं उनको हटा के जॉब्स के साथ वो 2-3 प्रोजेक्ट लाजमी कर रहे हैं जहाँ से उनके इनकम इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ पब्लिक अप्रिसिएशन। अच्छा, एक प्रोजेक्ट जिस पे कैप्रिकॉर्न काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कर रही हैं कि नहीं, लेकिन मोस्टली कैप्रिकॉर्न उस पे काम कर रहे हैं सोशल वर्क पे। उस सोशल वर्क का कोई ऐसा एलिमेंट स्टार्ट होगा या ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर में, वो होने वाला है। अल्लाह करे हो जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं, अच्छा, मुझे नहीं पता कि विमेन शेल्टर, विमेन एंड चिल्ड्रन शेल्टर, बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि मैं करूं। और मतलब एज अ, क्योंकि मैं खुद बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी हुई हूँ एज अ वुमन। कभी कभी इंसान ऐसा फील करता है कि आपके पास जाने को कोई जगह नहीं होती और आप बड़ी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं। देखिए व्यूअर, जो भी बात है, मर्द फुटपाथ पे भी सो जाता है। एक शायद ये करम है अल्लाह का कि मतलब चलो मर्द जो है बुरी हालत हो तो कहीं जाके फुटपाथ पे सो जाता है, अपने 4 दोस्तों के साथ किसी कमरे में जाके सो जाता है। ख़वातीन के ज़रा से फ़र्क मामलात होते हैं, हर जगह आप सेफ़ नहीं होते, हर जगह प्रोटेक्टेड नहीं होते। तो एक औरत अगर अपने बच्चों के साथ या अकेली औरत भी किसी मजबूरी की हालत में है तो उसके लिए अगर कोई ऐसा ठिकाना क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पे वो कुछ सीख भी लिए, खुद मुख्तार भी हो जाए और साथ साथ वो महफूज भी हो, तो मेरे ख्याल से वो अल्लाह का मेरे पे बड़ा करम होगा अगर मैं कुछ इस किस्म का कर जाऊँ ज़िंदगी में। मेरी बड़ी ख्वाहिश है और अगर कोई और भी करना चाहता है तो प्लीज़ मुझे इस किस्म की चीज़ में इन्वॉल्व करें। मेरी बड़ी ये दिल से ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ने, इस दुनिया ने मुझे इतना कुछ दिया है, वापस देना भी बड़ा जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो इमोशनल हो गई मैं, आगे बढ़ते हैं तो वो उसमें ये चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियंस नेक्स्ट ईयर में
मोस्टली सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देंगे। वो जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा लिए हैं, सारा कुछ कर लिया है, फेम मिल गया है, जितने भी क्वेरियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर सिर्फ उनका बल्कि 2 साल उनके पढ़ाई के साल हैं, जितने भी क्वेरियंस हैं मोस्टली मैक्सिमम। तो वो है कि उस पर पढ़ाई पे फोकस रखें, बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ कोई नज़र नहीं आ रहे, थोड़े बहुत हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे, सब कोई रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज़। और लास्ट वाला स्टार पाइसेस रह गया। पाइसेस अगले साल में अपने जो है ना जो अजीज़ हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ बिगाड़ रहे हैं, फड्डे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। कंट्रोल करना है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये हो सकता है, इसका मतलब है ये हो सकता है, ये होने के चांसेस हैं, आपने अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड कंट्रोल करना है, इसे कंट्रोल करना है। जो भी आपको फील हो रही है, परेशानी फील हो रही है, उसको कंट्रोल करें, उसको सोचें समझें, किसी से मशवरा करें और उन चीज़ों को मैनेज कर लें। मैनेज हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर कोई इतना बुरा साल नहीं है, अच्छा साल है, चीज़ों को मैनेज करना सीख लें बस। That's it for our stars. Thank you so much अजीम भाई। मैं जल्दी से जाके एक और ज़रूरी काम जो है वो मुझे करना है, और वो ये है कि एन फ्रेंच आखिर है क्या? एन फ्रेंच एक अमेजिंग हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके सारे हेयर रिमूवल के मसाइल को हल कर देगा, बिल्कुल किसी दर्द किसी पेन के बगैर। ये एक ऐसा कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है जो पार्लर से तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से आपको दर्दनाक पेनफुल ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये आपके बालों को जेंटली और इफ़िशिएंटली रिमूव भी कर देता है। आपकी स्किन 2 गुना ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है, क्योंकि बेबी ऑयल भी इसमें शामिल है और इसमें मॉइस्चराइजर्स भी शामिल है। 3 से 6 मिनट में आपके हेयर जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जो गैर ज़रूरी अनवांटेड आपके बाल होते हैं। इसकी बहुत ही प्लेजेंट सी रोज़ की फ्रेगरेंस है, गुलाब का इसके अंदर एक ऐसी खूबसूरत खुशबू डाली हुई है कि आपकी सांसों को भी, वो जो कहते हैं ना, आपकी बॉडी को भी महका देती है, और बड़ी ही प्लेजेंट इसकी फ्रेगरेंस है। तो बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच, इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं। बल्कि एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आइए देखते हैं। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच, इस तरह की एक छोटी सी 20 सेकंड तक की वीडियो आपने बना के हमारे साथ शेयर करनी है। जो सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियोस हमें भेजेंगे लोग, उनमें से 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि हम काफ़ी ज़्यादा जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो विनर्स होंगे, उनको देंगे एन फ्रेंच की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और ये गिफ्ट हैम्पर भी आप देख रहे हैं जो मेरे पास है। इस गिफ्ट हैम्पर को अगर आपने हासिल करना है, जिसमें बहुत से अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द ब्रिलियंट एन फ्रेंच, तो आप 0320946352 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी 20 सेकंड की वीडियो, अप टू 20 सेकंड की वीडियो, और साथ में आपने अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना मेलिंग एड्रेस देना है, और हम इंशाल्लाह जो बेस्ट वीडियोस हैं वो शेयर करेंगे, और फिर गिफ्ट हैम्पर्स भी ऑन एयर ही अनाउंस करेंगे। सो एन फ्रेंच का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि 3 से 6 मिनट में आप हेयर फ्री हो जाएं उन सब बालों से जो आपको गैर ज़रूरी लगते हैं। आइए व्यूअर्स, चलते हैं अब किचन की तरफ। एन फ्रेंच तो एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो हुमा, सैंडविचेस। बिल्कुल जी, सैंडविचेस बनाया मैंने, ग्रिल चिकन बारबेक्यू सैंडविचेस हैं, और बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल किए। चिकन जो है वो मैंने ग्रिल किया था, और आप किसी भी ब्रेड लूफ में बना सकते हैं। मेरे पास पनीनी ब्रेड नहीं थी स्पेशल, तो मेरे स्लाइस ब्रेड थी, उसके अलावा वाइट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बंस हैं तो उनको यूज़ कर लें। फिलिंग में जो है मैंने चीज़ इस्तेमाल की है, ऑलिव्स इस्तेमाल किए हैं, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें अपनी पसंद की, सॉस लगाई है मैंने कॉकटेल सॉस बना के, और चिकन की मैरिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच हुमा फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में हमें ज्वाइन करने का। हमने बात किया जावेद इकबाल की, एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट, एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म। देखिए व्यूअर्स, आजकल सिनेमाज़ के हालात कोई ख़ास अच्छे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कोविड और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री हमारी सफ़र की है, और हमारी ज़बान में बनी हुई फिल्में, हमारे पाकिस्तानी जो भाई बहन हैं उनके बने हुए प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना हम सबका फ़र्ज़ है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जावेद इकबाल जो 28 जनवरी 2022 में रिलीज़ होने जा रही है, नेक्स्ट ईयर बहुत सी फिल्म्स रिलीज़ होंगी, सिर्फ जावेद इकबाल नहीं, जो भी फिल्म्स आएँ और पाकिस्तानी फिल्म्स हों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छी गुड क्लीन एंटरटेनमेंट अगर आपने एंजॉय करनी है तो जाइए और देखिए। ये फिल्म एंटरटेनिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये एक रियल स्टोरी है।
एंटरटेनमेंट का मतलब हल्ला गुला नहीं होता, हर बार एंटरटेनमेंट का मतलब ये भी होता है कि आपका माइंड इंगेज रहे और आप उसमें मसरूफ़ हो जाएं और उसमें महव हो जाएं। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है, ज़रूर देखिएगा। हमारी बहुत सी दुआएं और प्यार। कल इंशाल्लाह हमारी न्यू ईयर्स का जो हम एक स्पेशल शो करने जा रहे हैं उसमें हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।